Hi everyone, welcome to ASP Knowledge Hub. So in this video, I will discuss the remaining question of the UPPSS Prelims Examination 2013 GS पेपर 1. ठीक है. So चलिए देखते हैं questions. Which of the following are the natural ports of India? कह रहे हैं इनमें से कौन कौन से हैं जो इंडिया के नेचुरल पोर्ट्स हैं. तो इसमें से इंडिया का नेचुरल पोर्ट देखिए कोची एंड विशाखापट्टनम. कोची और विशाखापट्टनम दीज आर द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया. So in this case option D will be right answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ब्लैक सॉइल्स आर सुटेबल. अब ये असर्शन रीजन टाइप से क्वेश्चंस हैं. ब्लैक सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन और इसका रीजन दिया गया है दे आर रिच इन ह्यूमस. तो आइए देख लेते हैं. तो इसमें देखिए इस इज ट्रू. ब्लैक सॉइल आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. ठीक है, ये तो सही है. लेकिन जो रीजन आ रहा है कि दे आर रिच इन ह्यूमस, मतलब ह्यूमस में रिच होते हैं, ये गलत है. ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होते हैं वो कॉटन के लिए सूटेबल होते हैं लेकिन उनमें ह्यूमस जो है ज़्यादा नहीं होता है. तो इसे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. कह रहा है हमको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को. ठीक है, तो मैं आपको राइट आंसर दिखा देता हूँ. देखिए एल्यूमिनियम संबंधित है जयका नगर. चलिए एल्यूमिनियम संबंधित है जयका नगर से. कॉपर संबंधित है मलांज खंड से. और जिंक संबंधित है तुर्डू से. और मिनरल ऑयल एंड रिफाइनरी संबंधित है भाटपार. ठीक है, मिनरल ऑयल रिफाइनरी संबंधित है भाटपार से. सो अगेन आपको मैच करना नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो मैं इसका आपको राइट आंसर दिखा देता हूँ. देखिए पेपर संबंधित है टीटागढ़ से. ठीक है, और सीमेंट संबंधित है लाखेरी से. आयरन एंड स्टील संबंधित है भिलाई से. और मिनरल ऑयल रिफाइनरी संबंधित है अंबाला मुकुल से. अगला क्वेश्चन. द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न्स इज कॉल्ड. कह रहा है जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न्स में अरेंज होते हैं उसको क्या कहते हैं. तो इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन. ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टलेशन इज द राइट आंसर. मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन. अगला क्वेश्चन. वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू अर्थ सरफेस बाय. कह रहा है जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ये अर्थ सरफेस पर रिफ्लेक्ट होता है किसकी वजह से. बाय द आयनोस्फीयर की वजह से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. कह रहा है इसमें से मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है. तो जो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है वो कौन है. ओशियन है. यानी समंदर या ओशियन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो चलिए इसमें जो पेरू इसमें लिखा है पेरू जो है नाइट्रेट्स से संबंधित है. नहीं, तो पेरू इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर नॉट नाइट्रेट. देखिए पेरू जो होता है, पेरू मतलब एक देश है ना. पेरू इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर. तो इसमें कह रहा है नाइट्रेट. तो इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है. तो लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा सही. इसमें भी आपको मैच करना नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ. देखिए दोनों संबंधित है यूक्रेन से. कुजनेत्स्क संबंधित है रसिया से. और लैंकाशियर संबंधित है यूनाइटेड किंगडम से. और सार संबंधित है जर्मनी से. डोनेट्स यूक्रेन, कुजनेत्स्क रशिया और लैंकाशियर यूनाइटेड किंगडम, सार जर्मनी. Which country has the highest percentage of its geographical area under forest. अब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस कंट्री में है. मतलब सबसे ज़्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट किस कंट्री में है. तो ये है जापान में. अगला क्वेश्चन मैच करना इसमें भी आपको. देखो आपको आंसर में दिखा देता हूँ. कोलोराडो संबंधित है हूवर से. दामोदर संबंधित है पंचेट हिल से. और नील संबंधित है असवान से. और जाम्बेजी संबंधित है करीबा से. Which of the following countries accounts for about two-thirds of earning of its total export from rice trade.
कह रहा है इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं, इनमें से कौन सी कंट्रीज है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका जो अर्निंग होता है वो 2/3 वो राइस के एक्सपोर्ट से होता है। तो ये कौन करता है, तो ये करता है म्यांमार। द कंट्री एट द टॉप ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है, तो ये करती है ब्राजील। अगला क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द फीमेल लिटरेसी, ये सब ये पुराना क्वेश्चन है तो 2011 के अकॉर्डिंग है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है among the following यूनियन, क्योंकि न्यू जो सेंसस वो नहीं आया है तो 2011 का ही देखते हैं। among the following यूनियन टेरिटरीज द फीमेल लिटरेसी इज हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। फीमेल लिटरेसी कहाँ पर ज़्यादा है, हाईएस्ट कहाँ पे है, तो फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट ज़्यादा है कहाँ पे, लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन, विच ग्रुप रिफर्स टू द डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन पिरामिड। डिपेंडेंट पॉपुलेशन किसे कहते हैं, तो ये 0 से जो है 14 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं वो कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा अर्बन डेंसिटी किस स्टेट में है, तो ये आपका है वेस्ट बंगाल में। Arrange in the order the following states in terms of their population as per the provisional data census 2011। पॉपुलेशन के टर्म्स में अरेंज करना है। देखो सबसे पहले आपका आता है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर उससे कम जो है महाराष्ट्र में, फिर उससे कम बिहार में है, फिर सबसे उससे कम जो है एक तरीके से आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये एक सेकेंड। ये क्या हो रहा है भाई, यस देखिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, मतलब जो आर्टिकल 48 है, ये कह रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये जो है आपका, ये मैच नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल 48 है ये संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 जो है ये संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री से। तो इस तरीके से यहाँ कुछ और कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। तो इस तरीके से जो आर्टिकल 48 है ये इसके अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा इसमें से गलत मैच है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी देखो बाकी सब सही मैच हैं। आर्टिकल 39 संबंधित है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और आर्टिकल 44 संबंधित है यूनिफॉर्म सिविल कोड से।
द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर, कह रहा सिस्टम ऑफ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, तो भाई ये इंश्योर करता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन है उसको भी इंश्योर करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कह रहा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट यही है भैया, देखो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ये देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैज टू पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद स्पेशल मेजॉरिटी, तो ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज हर्ड बाय मिनिमम 5 जजेस, ये भी सही है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी सही है। कह रहा है जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1967, ठीक है। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फ्रॉम 1952 टू 1962। अगला क्वेश्चन, which one of the following article of the Indian constitution provision of creation of abolition of legislative council in the states is mentioned here, कह रहा which one of the following article of Indian constitution provision of creation or abolition of legislative council in the states mentioned, just a second, wait, yes cursor, yes, कह रहा under which one of the following articles of the Indian Constitution provision of creation of creation or abolition of legislative council is in states is mentioned, कह रहा है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये मेंशन है, ठीक है, जिसमें ये मेंशन है कि क्या मेंशन है, ये मेंशन कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाएगा और उसको एबोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है, बनाया जा सकता है उसको एबोलिश किया जा सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है। तो 21 आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 169 में मेंशन है, इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 169। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन आपका है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, कह रहा है यूपी के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो देखो भैया जो यूपी का लेजिस्लेटिव काउंसिल टोटल मेंबर्स कितने हैं, 100। देखो ये 2013 का पेपर है, उसमें कितने थे, 100 मेंबर्स थे, लेकिन अब देख लीजिए कि इस समय प्रेजेंट में कितने हैं, ठीक है, ये गूगल आप कर सकते हैं। Which among the following states did not record the formation of maximum coalition governments in between 1967 to 1977? Which one of the following states did record the formation of maximum coalition government between 1967 to 1971? कह रहा है इसमें से किस स्टेट में मतलब काफी ज्यादा परिवर्तन हुए थे, मतलब गवर्नमेंट में, कोलिशन गवर्नमेंट्स में, ये 1967 से 1971 के बीच में, तो ये हुआ था बिहार में, ठीक है, समझ में आई बात ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, देखो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था ये बाद में बना था, ठीक है, इसका जो है संविधान में मेंशन नहीं है, तो इस वजह से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
Who among the following is responsible for the revenue sharing between the states and the local government? कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। Provision for appointment of National Commission for SCs and STs has been made in the Constitution under Article। कह रहा provision for appointment of National Commission for SCs and STs has been made in the Constitution under Article। कह रहा कि SCs और ST का जो नेशनल कमीशन है वो उसका अपॉइंटमेंट होगा, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 338 एंड 338 ए में। प्रोविजन फॉर, देखिए, प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल। कह रहा प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसको लोकसभा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के द्वारा लाया गया है? ठीक है, तो ये है 331 के द्वारा। आर्टिकल 331 में ये सब चीजें मेंशन है कि लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। When where High Court is established in Bombay, Madras and Calcutta। अगर अब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट कब स्टेब्लिश किया गया? तो ये किया गया था 1961 में। ठीक है, 1961 में, मतलब बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में तीनों जगह हाई कोर्ट को बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया। Which one of the following statements about the Supreme Court of India is correct? Supreme Court of India के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It is had original appellate as well as the advisory jurisdiction। देखो, बिल्कुल सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास अपीलिएट है और एज वेल एज एडवाइजरी जुरिडिक्शन दोनों है, तो इस पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who was the chairman of committee which proposed democratic decentralization and पंचायती राज? ठीक है, तो ये सब मैं बताता हूँ। इसमें कह रहा है ये कि इसमें से कौन सी कमेटी है जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जानी जाती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है बलवंत राय मेहता कमेटी। द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति के मेंबर कौन कौन से होते हैं, कौन है? ये होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत। The Right to Information Act of Parliament receives the assent of President of India on। कह रहा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है पार्लियामेंट का, वो प्रेसिडेंट का असेंट कब रिसीव किया था? तो ये रिसीव किया गया था 15 जून 2005 में। ठीक है, Which part of the constitution envisages a three tier system of पंचायत? तो ये किस, जो 3 टायर सिस्टम है पंचायत, मतलब 3 टायर सिस्टम जो है पंचायत का, वो किस पार्ट में मेंशन है? तो ये मेंशन है पार्ट 9 में। विच वन ऑफ द, देखो ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्राम अंडर आरआईडीएफ। आरआईडीएफ के अंडर प्रोग्राम कौन सा नहीं था? तो ये था रूरल इंडस्ट्रीज, ये आरआईडीएफ के अंदर नहीं आता है। The policy of liberalization, privatization and globalization was announced as a new economic policy by Prime Minister। मतलब जो एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी का जो पॉलिसी था, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी किसने अनाउंस किया था? तो ये अनाउंस किया था किस प्रधानमंत्री ने? तो नरसिम्हा राव ने। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये कौन है? पर कैपिटा प्रोडक्ट, पीसीबी जो है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर कैपिटा प्रोडक्ट। ये तो पुराना क्वेश्चन है। द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एम्स, ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये संबंधित है मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स, इन सबसे संबंधित है। स्वधर इज द स्कीम फॉर, स्वधर किसके लिए संबंधित है? तो ये वुमेन्स इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मतलब जो औरतें हैं जो खराब परिस्थितियों में हैं, परेशानियों में हैं, तो उनसे संबंधित है कौन? स्वधर स्कीम। The Eco-Mark scheme was launched in 1991 to encourage consumers to buy products of less harmful environmental impact
Which one of the following consumer product is not notified? पढ़ लीजिएगा. Drugs and antibiotics, these are not notified in this. Which one of the following is not a tax duty levied by the government of India? करें में से कौन सा है जो टैक्स ड्यू? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स, मतलब इसमें से कौन सा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाती है? तो ये है टोल टैक्स. द प्रोमोटर, बाकी सब गवर्नमेंट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है. द प्रोमोटर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज, ये कौन प्रमोट करता है नेशनल स्टॉक एनएससी को? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रमोट करता है, LIC GIC दोनों प्रमोट करते हैं, IDBI भी प्रमोट करता है, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी प्रमोट करते हैं. Which among the following products is not which of the following products is not usually exported from India? इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है जो इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं किया था? तो कौन है? पल्सेस. फीमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, ये जो है कब आया था? 2002 में आया था. What type of electromagnetic radiation is used in the remote control of television? जो टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया था? तो ये यूज किया था इंफ्रारेड. द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट, पेशेंट को के टीथ को एग्जामिन करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया था? तो ये मिरर यूज किया था कान के मिरर. रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन, भाई रेफ्रिजरेशन जो है फूड प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है. कैसे? बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसके पास उसको स्लो करता है. इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं पनप पाते हैं, कम पनपते हैं. अगला, which one of the following gases is used for the purification of drinking water? मतलब ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? तो यूज की जाती है क्लोरीन. To meet Euro emission standards, what should be the sulfur content in the ultra low sulfur diesel? तो ये होना चाहिए 0.05% और less than. Photosynthesis using the invisible part of the sunlight is done by, मतलब जो सनलाइट होती है ना इसके, इसमें एक होता है विजिबल इनविजिबल, इस तरीके से होता है ना. तो ये जो कौन से मतलब ऐसा कौन है जो, मतलब जो इनविजिबल पार्ट होता है सनलाइट का उसको, उससे वो जो है फोटोसिंथेसिस करता है? तो ये करता है बैक्टीरिया. which one of the following is not जूलॉजी का क्वेश्चन है, देखिए. So which one of the following is not the correct regarding the amino acids? So thank you. uh, next day we will discuss question number 76 next day. मतलब जो अब आज हम 75 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो 76 से हैं वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, या किसी और. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर. Please do like, share and subscribe this channel. Thank you and have a nice day.